हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रैखिक समीकरण एवं रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण तथा उसके हल करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे कि रैखिक समीकरण होता क्या है। लेकिन नाम से ही क्लियर है, रैखिक माने जिसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण में मस्ट है कि इसका ग्राफ एक सरल रेखा मिलनी चाहिए, या मैथमेटिकल अगर इसको देखा जाए तो ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर का घातांक इकाई होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, और उसका ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ax + b = 0, इसमें वेरिएबल x है और इसका घातांक 1 है। देखिए वेरिएबल x है और इसका घातांक 1 है। ऐसे कंडीशन में हम इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। और जो कि इसमें एक चर है, एक चर होने के कारण इसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ax + b = 0। अब यदि समीकरण में दो चर होगा उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जितने चर होते हैं उतने चर वाला समीकरण बोलते हैं, और सब की घात अगर एक होती है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण का आलेख कैसे खींचते हैं, तो आलेख खींचने के लिए सर्वप्रथम हम दो बिंदु ज्ञात करते हैं। ऐसे बिंदु जो सरल रेखा पर स्थित होते हैं और उनको मिलाने वाली सीधी रेखा खींच देते हैं तो उसका ग्राफ बन जाता है। जैसे एक रैखिक समीकरण ले लें 4x + 8 = 0। 4x + 8 = 0। आप देख रहे हैं कि इसमें प्रयुक्त चर का घातांक 1 है, इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे, एक चर वाला कहेंगे। अब इसका अगर आलेख खींचना हो ग्राफ पेपर पर तो कैसे खींचेंगे? सर्वप्रथम हम देखिए यहाँ पर एक चर है और उसकी घात भी, तो ऐसे पॉइंट की गणना करेंगे जो उस लाइन पर हो और लाइन उस बिंदु से होकर जाए। ऐसे कंडीशन देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो 4x = -8 मिलेगा, मीन्स x = -8/4 मिलेगा। और यहाँ 4 × 8 तो x -2 प्राप्त हुआ। अब x -2 इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? इसका ग्राफ खींचने के लिए देखिए हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं, ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, और एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं, एक क्षैतिज लाइन हो गई। x O x' एंड y O y' इसका एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस में इसको कैसे दिखाएंगे? x = -2 ऐसी लाइन लेंगे जिसके लिए x -2 ही प्राप्त हो। तो देखो x -2 यहाँ मिलेगा। अगर लाइन और आगे बढ़ेगी इसके पहले यहाँ से दूरी -2 होगी और आगे बढ़ेगी -2 होगी, -2 होगी, -2 होगी। इन सारे पॉइंट के लिए x का मान -2 मिल रहा है। अगर आप नीचे जाएंगे तभी x का मान -2 ही मिलेगा। ऐसे कंडीशन में यह रेखा x = 2 है। और x = 2 निर्देशांक में यह y अक्ष के समानांतर रेखा है। जब y अक्ष के समानांतर रेखा है तो x अक्ष से समान भाग काटेगी और समान भाग का मान -2 है, तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं x = -2। x -2 इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट मान लीजिए दो चर वाला है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं? पहले दोनों का अलग अलग ग्राफ खींचते हैं, जिसके लिए हम यह ज्ञात करते हैं
कि वह दोनों लाइनें एक्सिस को किस किस बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हैं, अगर दो बिंदुओं को प्राप्त हो जाते हैं, उनको मिलाती हुई सीधी रेखा खींचते हैं। प्राप्त होने वाली सीधी रेखा ही उसका ग्राफ होता है। जैसे एक लाइन मान लीजिए है 4x प्लस 8y इक्वल टू 12, एक लाइन हो गई। दूसरा हम लोग समीकरण रहे हैं, मानिए दूसरा समीकरण है 3x माइनस 6y इक्वल टू -9। अब इन दोनों का ग्राफ पेपर खींचना हो, ग्राफ पेपर इसका अगर ग्राफ खींचना है, इस आरेख खींचना है, तो आप देखेंगे कि दोनों का आरेख एक सीधी रेखा मिलेगी। पहले हम पहले लाइन के लिए लेते हैं। पहले लाइन के लिए देखिए, इसके लिए साइड बनाएंगे। पहली लाइन के लिए दो पंक्तियां बनाएंगे। पहली पंक्ति में एक वेरिएबल लिखेंगे और दूसरी पंक्ति में दूसरा वेरिएबल हो गया x y। मीन्स x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा, और मान आप अपने से रखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को ध्यान में रखते हुए, ताकि मालूम हो जाए यह रेखा किस किस चतुर्थांश से होकर के जा रही है, या मूल बिंदु से जा रही है या नहीं जा रही है। देखिए पहला जो समीकरण है, यहाँ से हम x का मान रखेंगे, y का मान निकालेंगे। पहले हम समीकरण एक को पक्षांतर करेंगे इसको, तो 4x प्लस 8y इक्वल टू 12। हमें y का मान प्राप्त करना है, 8y इक्वल टू 12 माइनस 4x implies that y इक्वल टू 12 माइनस 4x बाई 8। अब यहीं से मान आप रखेंगे, गैस कीजिए, अगर x बराबर हम 0 रख देंगे तो भिन्नात्मक आएगा, x बराबर 0 रखने पर भिन्नात्मक आएगा। प्रयास कीजिए कि भिन्न ना मिले, क्योंकि अगर भिन्नात्मक आएगा पैमाना मानने में असुविधा हो सकती है। तो इसके लिए ये 12 है, अगर हम -1 लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं, तो इसमें जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो y का मान आएगा 12 माइनस विदिन ब्रैकेट 4 इंटू -1 अपान 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस माइनस प्लस 4/8 दैट इज 16/8, 8 टू जा 16 implies that y is equal to 2। तो हमें y का मान 2 मिला, मतलब -1 पर 2 मिला। अब एक पॉइंट अगर और मिल जाए हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा खींचने के लिए, सरल रेखा खींचने के लिए केवल 2 ही पॉइंट पर्याप्त हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और ले लीजिए, इसी की सहायता से ऐसा डिजिट रखिए इसका अंश जो है हर का मल्टीपल मिले। तो अंश हर का मल्टीपल 16 हो गया था यहाँ पर। अगर हम इसमें रखते हैं -3, 12 × 24 मल्टीपल मिल जाएगा। तो x इक्वल टू -3 अगर लेते हैं, देखिए x इक्वल टू -3 रखने पर y का मान आएगा, y इक्वल टू हमें मिलेगा y का वैल्यू इसमें 12 माइनस 4 इंटू -3 और बाई 8, 12 प्लस 12 बाई 8, 24/8 दैट इज 3। तो हमको y का वैल्यू 3 प्राप्त होगा। यहाँ हम 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। हम रेखा का ग्राफ खींच सकते हैं और भी पॉइंट ले सकते हैं। देखिए 0 0 से तो नहीं जाएगा, क्यों? जिस समीकरण में कांस्टेंट पद होता है उसका ग्राफ मूल बिंदु से नहीं जाता है। अगर इसमें कांस्टेंट पद 12 है तो क्लियर है इसका ग्राफ मूल बिंदु से नहीं जाएगा, मीन्स 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। अब 0 रखने से फायदा नहीं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने नेगेटिव ले लिया। अब चेक करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो क्लियर है मूल बिंदु से जाएगा। पॉजिटिव के अगर हम लेते हैं, गेस किया अगर x इक्वल टू हम
3 रखते हैं, थर्ड पॉइंट यक्स इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 12 माइनस 4 इंटू 3 बाई 8, 12 माइनस 12 बाई 8 विच इक्वल टू 0। दैट इज एट x इक्वल टू 3 द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 मीन्स यह ग्राफ 3 0 से भी होकर जाएगा। ऐसे ही आप जितना चाहे अपना पॉइंट ले सकते हैं, इसके अनेक बिंदु मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। तो अब हमको 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल गया है, हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि सरल रेखा का ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट ही पर्याप्त हैं। अब सेकंड इक्वेशन है 3x, सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 6y इक्वल टू -9। अब इसको भी पक्षांतर करके इसी तरह से डाटा तैयार करेंगे। तो -6y इक्वल टू -9 माइनस 3x implies that y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 9 होल बाई 6। अब इसके लिए जब सारणी बनाएंगे उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रयास करेंगे कि भिन्नात्मक न मिले, और यदि मिल जाता है तो कोई बात नहीं, पैमाना मानने में असुविधा हो सकती है। सॉल्यूशन उसका मिलेगा। ऊपर वेरिएबल x रखेंगे, नीचे वेरिएबल y रखेंगे। अब यहाँ x का मान स्वतः रखोगे, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव और 0, और उसके कारण चेक करोगे कि इसकी y का मान क्या प्राप्त हो रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अंश में 6 का मल्टीपल लेते हैं तो भिन्नात्मक नहीं आएगा। 6 के मल्टीपल में देखिए 6 गुना 12 होता है, अगर 1 रखें तो हमको 12 मिल जाएगा। अब 12 में 6 की भाग देंगे तो आ गया। तो इसके लिए हम पहले रखेंगे x इक्वल टू 1 रखने पर तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 3 इंटू 1 प्लस 9 बाई 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 9 बाई 6 12 बाई 6 दैट इज 2। तो x बराबर 1 पर y का मान 2 मिला। अब दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट पॉजिटिव रखें। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, अगर 3 लेते हैं तो नंबर 18 हो जाएगा। 3 ले लीजिए, 3 x इक्वल टू 3, तो ये x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 9 बाई 6, इसको सॉल्व करेंगे 9 बाई 9 6 दैट इज 18 बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 3 टाइम्स implies that y इक्वल टू 3। यह पॉइंट हमको मिला 3 पर 3 से जाएगा। अब ओरिजिन से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें कांस्टेंट पद है 9, इसलिए इसका ग्राफ मूल बिंदु से नहीं जाएगा। मूल बिंदु से उसी वक्र का ग्राफ जाता है जिसमें अचर पद नहीं होता है, मीन्स जो y इक्वल टू mx के रूप में होती है, जहाँ यम रेखा की प्रवणता है उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ खींचते हैं। 2 पॉइंट हो गए। अब निगेटिव पॉइंट लीजिए, 0 से नहीं जाएगा, 0 से तो निगेटिव पॉइंट लीजिए, और निगेटिव पॉइंट लेते समय भी ध्यान दीजिएगा कि 6 का मल्टीपल मिले। तो अगर हम इसे माइनस ले लेते हैं तो 0 मिल सकता है। यदि x इक्वल टू -3 लेते हैं तो हमें y का वैल्यू मिलेगा 3 इंटू -3 प्लस 9 बाई 6 दैट इज -9 प्लस 9 बाई 6 इक्वल टू 0। मीन्स एट द वैल्यू ऑफ -3 y इज 0। 3 पॉइंट इसमें मिल गए, पॉजिटिव भी मिल गए, नेगेटिव भी मिल गए, अचर पद इसमें है इसलिए ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो डाटा क्लियर हो गया कि किस चतुर्थांश से जाएगा और मूल्य से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आंकड़े इसमें मिल गए। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, एक उचित पैमाना मानेंगे। पैमाना मानने से पहले इसको हम निर्देशांक के रूप में दिखाएंगे। निर्देशांक के रूप में लिखने का तात्पर्य यह होता है कि x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं और छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहले के लिए देखिए हमको 3 पॉइंट मिला, इसके लिए -1 2 -3 एंड 3, 0 ये 3 पॉइंट पहले के लिए मिल गए, और 3 पॉइंट इसके लिए क्रमशः 1 2 3 3 एंड -3 0। अब इसका ग्राफ अगर एक ही
पेपर पर शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन वाई एक्सिस हो गई। एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं, क्षैतिज लाइन एक्स एक्सिस हो गई। अब पहली लाइन के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। पहला पॉइंट देखो -1 2 है, -1 इधर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ये आ जाएगा आपका -1 2 मिलेगा यहाँ, -1 2। दूसरा पॉइंट -3 है, -3 इधर जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे, किसी चीज में यहाँ कहीं मिलेगा -3 मिला। और नेक्स्ट पॉइंट है 3 0 और आगे बढ़ेंगे 3 0, 3 पॉइंट इधर 0 ऑन द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 3 0। अब क्या करोगे, इस सीधा पिट लगाते हुए इसको खींच दोगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी और ये तीनों पॉइंट इस रेखा पर स्थित होंगे और यह पहली रेखा का ग्राफ हो गया। ये पहली रेखा का ग्राफ हो गया। इसका 4x प्लस 8y = 12 का ग्राफ हो गया। अब दूसरी रेखा का ग्राफ खींचना है। दूसरी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए दूसरे डाटा से जो पॉइंट मिला है 1 2, तो 1 2 लेंगे तो 1 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये आपका 1 2 हो गया, 1 2। 3 3 है, 3 इधर जाएंगे, अब 3 है ऊपर तो 3 जाएगा, ये आपका 3 3 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमको -3 0 मिला है, तो -3 इधर जाएंगे, 0 ऑन द एक्स एक्सिस होगा। इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, एक सीधी रेखा होगी, इन बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। यह सीधी रेखा दूसरे का ग्राफ होगा और ये पॉइंट आपको हो जाएगा -3 0 और यहाँ आपको मिला था 1 2 है और इसके सीधे ऊपर जाएंगे 3 3 है और ये इनफाइनाइट तरह से जाएगी क्योंकि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। पहला ग्राफ जो खींचे थे हम, ये वाला ग्राफ, ये 4x प्लस 8y = 12 के रिलेटेड है। दूसरा ग्राफ जो खींचे हैं यह 3x - 6y = 9 के करेस्पॉन्डेंस है। अब यदि इन दोनों का आंसर निकालना हो क्या है तो अपने पैमाना के अकॉर्डिंग जो आप माने हैं उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का निर्देशांक निकाल लेंगे। इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो सोल्यूशन होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन आपको क्लास 10 में बताया है। 9th में सिर्फ आपको रैखिक समीकरण और उसका ग्राफ ही पढ़ना है। किसी भी रैखिक समीकरण की पहचान में बता दिया कि ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर का घातांक इकाई होता है, 1 होता है, तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका ग्राफ सदैव एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा, इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर होता है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, 2 चर होता है तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इसी बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता रहा था गुणनखंड के बारे में, तो गुणनखंड कि उसका रिवीजन में एक बार पुनः आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। किसी भी बहुपद का गुणनखंड करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट आपको बताया गया था कि कॉमन चेक करते हैं। कॉमन माने उसमें कॉमन क्या है, सर्वनिष्ठ क्या है। दूसरा पॉइंट जो होता है, दूसरे पॉइंट में हम समूह बनाकर के गुणनखंड, समूह बनाकर गुणनखंड, इसके बारे में बताया था। तीसरा पॉइंट आपको बताया था वर्गांतर, वर्गांतर। फोर्थ पॉइंट है घनों का योग। इसके पहले आपको बताया गया था द्विघात, द्विघात त्रिपद, द्विघात त्रिपद व्यंजक, द्विघात त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड। अब इसमें दो कंडीशन थे। पहला कंडीशन जब x² का गुणांक, x² का गुणांक इकाई हो, और सेकंड बताया था कि जब x² का गुणांक
इकाई न हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई न हो। और पांचवा पॉइंट था घनों का योग, घनों का योग। नेक्स्ट पॉइंट घनों का अंतर, घनों का अंतर। और नेक्स्ट पॉइंट शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड। इन डाटा को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी बहुपद के गुणनखंड की गणना करते हैं। इसके बारे में देखिए, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करोगे कि बहुपद में कॉमन है कि ना। अगर है तो कॉमन लीजिए, ना है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। समूह बन रहा है या नहीं, 4 पद होंगे तो 2 का समूह बन सकता है, 5 पद होंगे तो 3 और 2 का समूह बन सकता है, 6 पद है 2 का या 3 का समूह बन सकता है। समूह बना करके बनाते समय ध्यान देते हैं कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो बचता है उसमें मल्टीपल रिलेशन होना चाहिए। अगर मल्टीपल रिलेशन है तब तो समूह सार्थक है, और मल्टीपल रिलेशन नहीं है तो समूह सार्थक नहीं है। जो थर्ड पॉइंट, यह आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में होता है, जहां ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका गुणनखंड होता है। द्विघात का जो स्टैंडर्ड रूप आपको बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई हो, माने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई न हो मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। घनों का योग, इसमें 2 संख्याएं घन के रूप में होती हैं और उनके बीच में प्लस होता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में। घनों का अंतर दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में। जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वह ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में होता है, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में होता है। और जो शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड करते हैं, इसमें बहुपद की घात 3 या 3 से अधिक होती है, और सर्वप्रथम उसमें जो अचर पद होता है उस अचर पद के अपवर्तकों में से ऐसे अपवर्तक का चयन करते हैं जिस अपवर्तक को रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा उसके संगत गुणनखंड ज्ञात करते हैं। एक गुणनखंड मिल जाता है और उसे भाग देकर के द्विघात के पद व्यंजक प्राप्त करते हैं। वह या इस रूप में मिलता है, या तो इस रूप में मिलता है, इस रूप में मिलता है इसके अकॉर्डिंग, और इस रूप में मिलता है इसके अकॉर्डिंग, उसका गुणनखंड किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिया भी था, एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर x पावर 3 धन x स्क्वायर धन x पावर 3 धन x स्क्वायर धन 3x। अब इसका अगर गुणनखंड पूछा जाए तो स्टेप से चलोगे, पहले कॉमन चेक करोगे। तो देखिए सब में कॉमन है कि नहीं, सब में कॉमन है। क्या कॉमन सब में, x कॉमन है। जब x कॉमन हो गई तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब आपको द्विघात त्रिपद व्यंजक मिलेगा, द्विघात त्रिपद व्यंजक। तो देखिए द्विघात त्रिपद व्यंजक वाला कंडीशन लगाओ। x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इकाई हो वाला कंडीशन लगाओगे। इसमें अचर पद 3 है, 3 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 को लिख सकते हो 3 बराबर 3 हो गई, या 1 में 3, लेकिन 3 और 1 दोनों को जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा। ऐसे कंडीशन में इसका आगे गुणनखंड नहीं होगा, केवल कॉमन ही लिया जाएगा। इसी तरह आपको तमाम एग्जाम्पल दिए गए थे, और कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ देंगे नेक्स्ट वीडियो में।